गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी के अंतर्गत इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। हम लोग इससे पहले जो है इतिहास के कालक्रम को देख चुके हैं और आपको हम बताते चलें कि इतिहास का कालक्रम समझना बहुत ही ज़रूरी है। बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, ये अगर आप समझ जाएंगे तब आप जो है प्राचीन काल के इतिहास को सही से समझेंगे। उसके बाद अगर आप इतिहास के विभिन्न स्रोतों को जान जाएंगे तो फिर आप आगे ये भी जानेंगे कि हम इतिहास लेखन किस प्रकार करते हैं या इतिहास को किस प्रकार इतिहासकारों ने लिखा है। और कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो कि सिर्फ जितने भी अभिलेख मिले हैं उनमें जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों के आधार पर इतिहास लिखा है। कुछ इतिहासकारों ने जो प्राचीन समय से ही विभिन्न ग्रंथ मिले हैं उसके आधार पर इतिहास लिखा है। तो इस तरह आप देखेंगे इतिहास के स्रोत की जानकारी से हम इतिहास लेखन को जानते हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि इतिहास के स्रोत क्या हैं, इसके बारे में बीपीएससी में भी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी आदि एग्जामों में मेन में भी दैट मीन्स मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। हालांकि अब बीपीएससी ऑब्जेक्टिव हो चुका है तो ऑब्जेक्टिव में भी जो है आपको इससे प्रश्न बनेंगे और किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ एक दो पेज जो है सिर्फ समझाने के लिए 6 क्लास के बच्चों को दिया गया है, तो उसमें सिर्फ हम लोग मुख्य बातों को ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले इसमें कहा गया है कि आइए पता लगाएं, क्या आप अपने माता पिता के परिवार की 3 पीढ़ियों की जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी की एक वंशावली बनाइए, उनके नामों का पता लगाइए और यह भी कि वह जीवन यापन के लिए क्या करते थे एवं उनका जन्म कहाँ हुआ था। साथ ही आप उन स्रोतों का भी उल्लेख कीजिए जहाँ से आपने ये सूचनाएं प्राप्त की थी। तो इसी तरह जो है जिस प्रकार यहाँ पे पता लगाने के लिए बोला जाता है, इसी प्रकार विभिन्न राजाओं का भी उसका वंशावली तैयार किया जाता है और उस वंशावली का जानकारी किस पुस्तक से आई है ये सब पता किया जाता है। तो ये आप देखेंगे कि इस तरह इतिहास, जिस तरह हम लोग अपने परिवार के विभिन्न सदस्यों का जो है नाना नानी, दादा दादी, इन सब का और उनके दादा दादी, इस तरह से हम लोग जो है जानकारी इकट्ठा करते हैं। इतिहास में भी कुछ उसी तरह किया जाता है। और यहाँ पर एक विचार करने के लिए कहा जा रहा है, क्या आप कभी अपने घर अथवा आसपास पुराने सिक्कों, पुस्तकों, वस्त्रों, आभूषण अथवा बर्तनों को देखा है। इन वस्तुओं अथवा पुराने घरों एवं भवनों से हम किस प्रकार की सूचना एकत्रित कर सकते हैं, ये दिया गया है। आगे आते हैं जो कि महत्वपूर्ण जानकारी है, ये है कि प्रत्येक वस्तु अथवा संरचना एक कहानी बताती है और वह चित्रखंड पहेली के हिस्से की तरह होती है। जिन वस्तुओं को आप अपने घर में देखते हैं वह आपको अपने परिवार के इतिहास के विषय में कुछ बताती है। इसी प्रकार हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। एक बात सदैव याद रखनी चाहिए कि इतिहास के मामले में पहेली के कुछ हिस्से गायब रह सकते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया ये महत्वपूर्ण डायग्राम है और हो सके तो आप लोग इस डायग्राम को याद कर लें कि इतिहास का जो है स्रोत क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इतिहास के स्रोत के रूप में उत्खनन के अंतर्गत मानव, पशु तथा पौधों के अवशेष
आते हैं। उपकरण एवं हथियार ये भी उत्खनन से प्राप्त होते हैं। मूर्तियां एवं आभूषण ये भी उत्खनन से प्राप्त होते हैं। मृदभांड एवं खिलौने ये भी, मृदभांड दैट मीन्स मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन मृदभांड कहलाता है। उसके बाद निवास स्थान एवं समाधान ये सारे जो हैं उत्खनन से प्राप्त होते हैं। निवास स्थान में बहुत सारे ऐसे बहुमंजिले मकान हैं जो कि दब गए हैं, उसका उत्खनन किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं शिलालेख। शिलालेख के अंतर्गत पांडुलिपि, ताम्रपत्र, सिक्के आदि आते हैं। वहीं संरचना के अंतर्गत आते हैं स्मारक और टीला। उसके बाद कलात्मक स्रोत के अंतर्गत आता है चित्रकला, मूर्तिकला, पट्टिका दैट मीन्स पैनल। वहीं जब विदेशी विवरण की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है यात्रा वृत्तांत, जो कि विदेशी यहाँ पर आके यात्रा वृत्तांत लिखा है, और ऐतिहासिक वृत्तांत। और एक ऐतिहासिक जो है कोई विदेशी यहाँ आया हुआ है और वो किसी राजा के राज दरबार में रहा है और उसने विवरण दिया है, तो उसको ऐतिहासिक विवरण के अंतर्गत रखा जाता है। वहाँ पर वहीं हम लोग साहित्यिक स्रोत की बात करें तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इसको पुरातात्विक स्रोत, मौखिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और कलात्मक स्रोत बांटा है, और उसको फिर पुरातात्विक स्रोत को विभिन्न भागों में बांटा है। तो आगे आपको बता दें, भारतीय साहित्यिक में वेद एवं इतिहास, कविताएं एवं नाटक, ऐतिहासिक लेख, कहानियों का संग्रह और वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख ये भारतीय साहित्य के अंतर्गत आता है। वहीं पर मौखिक स्रोत की बात करें तो वंशावली और लोक साहित्य आता है। बहुत सारे ऐसे कहानी और किस्से हैं जो कि मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आ रही है और लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी इतिहास के स्रोत का एक आधार माना जाता है, हालांकि इसको ठोस सबूत नहीं माना जाता है। तो ये सारे तथ्य इतिहास के स्रोत को इंगित करता है। तो आप इन डायग्राम को अच्छी से याद कर लें। आगे देखते हैं, खासकर मेन उनमें कहीं लिखने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें आपको काम देगा। अच्छा, यहाँ पर एक और तथ्य आपको बता दें कि जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं पूरा का पूरा डायग्राम, तो अगर बीपीएससी मेन का एग्ज़ाम देंगे और उसमें आपको बिहार के संदर्भ में पूछ ले कि बिहार के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत क्या है, तो उसमें भी आप इन सारे स्रोतों को एज ए पॉइंट लिख सकते हैं और फिर उसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो उसको बिहार के संदर्भ में करेंगे। यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगला आगे देखते हैं कि इतिहास के स्रोत संबंधी चित्र जो कि अभी ऊपर दिया गया है, यह इतिहास के प्रमुख स्रोतों का एक साथ प्रदर्शित करता है। आपको अभी इन सभी को याद रखने की आवश्यकता नहीं, हम आगे चलकर इनमें कुछ उपयोग करेंगे, लेकिन मेरे समझ से आप लोग एक बार ध्यान में रख लेंगे तो ये बाद में जो है आपको काम देगा। इतिहासकार यहाँ पर क्या होता है ये जान लें। ऐसा व्यक्ति जो अतीत का अध्ययन करता है एवं उसके विषय में लिखता है, इतिहासकार कहलाता है। जब इतिहासकार 1500 वर्ष पूर्व के किसी राजा या रानी, प्राचीन स्मारक, युद्ध या व्यापार की कुछ वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं तो वे बड़े ध्यान से अधिक स्रोतों से जानकारी संकलित करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ये स्रोत एक दूसरे की पुष्टि करते हैं और जैसे चित्रखंड पहेली के टुकड़े मेल खाते हैं
तो ये पुष्टि की बात है। आगे देखते हैं, तो कभी कभी यह एक दूसरे के विपरीत सूचनाएं प्रदान करते हैं, जैसे चित्रखंड पहेली के टुकड़े मेल खाते हैं। ऐसी ही परिस्थितियों में यह निर्णय लेना पड़ता है कि किस स्रोत पर अधिक विश्वास किया जाए। इस प्रकार इतिहासकार जिस कालखंड का अध्ययन कर रहे होते हैं वे उसके इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह आप लोग जानेंगे कि इतिहास जो है किस प्रकार लिखा जाता है। आगे हम लोग जो है देखते हैं इतिहास के इन सभी स्रोतों में कौन योगदान देता है। इतिहासकारों के साथ ही पुरातात्विक विज्ञानी, पुरालेख शास्त्री दैट मीन जो कि प्राचीन अभिलेख पढ़ते हैं, मानव विज्ञानी मानव समाज व संस्कृतियों का अध्ययन करने वाले मानव विज्ञानी कहलाते हैं, साहित्य और भाषा के विशेषज्ञ आदि इनमें योगदान देते हैं। तो इतिहास के स्रोतों में इन सारे मिलकर अपना योगदान देते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, और ये तथ्य है कि आगे जो तथ्य है, अब एक अलग टॉपिक जो है लिया गया है, मानव इतिहास का प्रारंभ। ऊपर जितने भी थे वो था स्रोत के बारे में, अब है मानव इतिहास का प्रारंभ। होमो सेपियंस जिसको कि आधुनिक मानव बोला जाता है, लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रहा है। ये डाटा आप लोग याद कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी में इस तरह से पूछ लिया जाता है ईस्वी भी। तो लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व होमोसेपियंस पृथ्वी पर आया, ये आपको ध्यान में रखना है। यह एक लंबा समय प्रतीत होता है, परंतु यह पृथ्वी के इतिहास का एक छोटा सा अंश मात्र है। आइए आप अपने आरंभिक इतिहास को संक्षेप में जानें। यहाँ पर संक्षेप में बताया गया है, आगे के क्लास में इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा किया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि आदि मानव को प्रकृति से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दूसरे की सहायता करने के लिए वे टोलियों अथवा समूहों में रहते थे। वे मुख्यतः आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे तथा भोजन एवं आश्रय की निरंतर खोज करते रहते थे। इसका अर्थ है कि वे अपने जीवन के लिए खाने योग्य पौधे एवं फलों के संग्रह व आखेट पर निर्भर थे। हमारे पूर्वज या हमारे आदि पूर्वजों की प्राकृतिक तत्वों को लेकर कुछ निश्चित विश्वास थे। संभवतः उनकी मरणोपरांत जीवन को लेकर भी कुछ धारणाएं थी। यह समूह अस्थायी शिविरों, शैलाश्रयों अथवा गुफाओं में रहते थे एवं एक दूसरे से जिन भाषाओं में संवाद करते थे वे अब लुप्त हो चुकी हैं। उन्होंने अग्नि का उपयोग किया, पत्थर की उन्नत कुल्हाड़ियों एवं ब्लेड, नुकीले तीरों और अन्य उपकरण आदि के निर्माण ने उनके जीवन को सरल बना दिया। संपूर्ण विश्व के सैकड़ों गुफाओं के शैल चित्रों में उनके जीवन के विविध आयाम दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ चित्र साधारण आकृतियों एवं प्रतीकों के हैं, जबकि कुछ अन्य चित्र अधिक विस्तृत हैं एवं उनमें पशुओं एवं मानवों के दृश्य हैं। समय के साथ इन आदि मानवों ने पत्थर एवं मनकों की माला, पशुओं के दांतों के पेडेंट आदि जैसे साधारण आभूषण बना लिए और कभी कभी वे दूसरे समूहों के साथ इनका आदान प्रदान करने लगे। पहली उपज की बात करें तो एक लंबे समय
में पृथ्वी की जलवायु में अनेक परिवर्तन आए। एक समय पृथ्वी पर बहुत ठंड थी एवं इसका एक बड़ा भाग हिमाच्छादित दैट मीन्स बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए इसे हिम युग कहा जाता था। इसके विषय में आप विज्ञान में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बाद में जब जलवायु गर्म होने लगी तो हिम का कुछ भाग पिघल गया और जिसके कारण तत्कालीन नदियों में जलभराव हो गया, जो बाद में समुद्रों में समाहित हो गया। हिम युग लगभग 1,00,000 वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा। ये डेट भी आप लोग हिम युग का याद रखेंगे क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एज ए ऑब्जेक्टिव। इसके उपरांत मानव के लिए जीने योग्य पारिस्थितिकी में सुधार आया। विश्व के कई हिस्सों में उन्होंने एक स्थान पर बसना तथा अनाज उगाना आरंभ कर दिया। उन्होंने गाय, बकरी आदि जैसे जानवरों का घरेलूकरण भी आरंभ कर दिया। भोजन की अधिक उपलब्धता के कारण ये समूह में आकार व संख्या में बढ़ गए। ये प्रायः नदियों के किनारे बसने लगे थे, लेकिन इसका एकमात्र कारण जल की उपलब्धता नहीं थी, अपितु यहाँ की मृदा का अधिक उपजाऊ होना था। इससे अन्न उगाने की प्रक्रिया अधिक सरल हो गई। अब आगे कहता है कि आइए पता लगाएं। अगले पृष्ठ में दिए गए चित्रों का अवलोकन कर कुछ शताब्दी कृषि समुदायों और गतिविधियों का जो है पहचान करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये गतिविधियां हैं और इसमें विचार करने के लिए ये कहा जा रहा है कि पहले प्रदर्शित शैल चित्र एवं उपयुक्त चित्र दोनों ही पुरुषों एवं महिलाओं को कुछ निश्चित भूमिका दर्शाया गया है। यद्यपि ये स्वाभाविक प्रतीत होते हैं परंतु आवश्यक नहीं कि ये सही ही हो और ये सभी परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि शैल चित्र में महिलाओं ने गुफाओं में चित्रकारी करने के लिए रंगों को तैयार किया हो अथवा स्वयं चित्रकारी की हो। दोनों ही चित्रों में हो सकता है कि पुरुषों ने भोजन की कोई वस्तु बनाई हो और शिशुओं की देखभाल में मदद की हो। ऐसी भूमिका एवं परिस्थिति के विचार करते हुए कक्षा में चर्चा कीजिए और इसका कहने का तात्पर्य है कि जो गुफा चित्र बनाया गया है या चित्र बनाया गया है तो संभावना है कि हो सकता है महिलाओं ने चित्र बनाया हो या हो सकता है कि महिलाओं ने रंग बनाया हो, पुरुषों ने चित्र बनाया हो। तो ये एक संभावना के आधार पर जो है लोग इसको प्रदर्शित कर रहा है कि उस चित्र को किसने बनाया है। आगे देखते हैं मुख्य रूप से मेन स्ट्रीम वाले। जैसे जैसे समुदायों का विकास हुआ समाज जटिल होता गया। सरदार अथवा मुखिया लोगों के कल्याण के लिए उत्तरदायी थे एवं सभी सामूहिक रूप से सामुदायिक कल्याण के लिए कार्यरत थे। उदाहरण के लिए निजी स्वामित्व का भाव नहीं था और भूमि पर सामुदायिक रूप से कृषि की जाती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया पल्ली, जिसको कि उपग्राम के रूप में इंडिकेट किया जाता है, तो पल्ली बड़े ग्रामों में परिवर्तित हो गए जो मुख्यतः भोजन, वस्त्र, उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। धीरे धीरे इन गांवों में संप्रेषण एवं आवागमन का तंत्र विकसित हुआ एवं इनमें से कुछ छोटे कस्बे में परिवर्तित हो गए। उदाहरणार्थ मृदभांड एवं मिट्टी की अन्य वस्तुओं को बनाने एवं धातुओं के उपयोग की तकनीक का आगमन हुए, जिससे टिकाऊ उपकरण और दैनिक उपयोग की वस्तुओं एवं आभूषण को बनाना सरल हो गया। हम अध्याय 6 में देखेंगे कि इन चरणों में किस प्रकार से सभ्यता का विकास हुआ, तो ये अगले अध्याय में देखेंगे। और अभी जो है ये अवश्य याद रखना आवश्यक है कि मानव सभ्यता को विकास के इन प्रारंभिक चरणों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इस दौरान कुछ कठिन क्षण भी आए जब कुछ पूर्ववर्ती प्रजातियों की भांति मानव सभ्यता भी
लुप्त हो सकती थी। हम उन आदि मानवों के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे जिनके साहस और दृढ़ता के कारण आज हमारा अस्तित्व संभव है। तो जो है यहीं तक आज था, आगे जो है बस प्रश्न उत्तर है, तो यहीं रखते हैं एनसीईआरटी। और पुनः हम ये बताना चाहेंगे आजकल जीके जीएस एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। अभी 6 क्लास का ये एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को या तो इजी लग रहा होगा या ये लग रहा होगा किस तरह समझाया गया है, क्योंकि ये लिखा ही गया है 6 क्लास के बच्चों के लिए, इसलिए इसको इस तरह से समझाया गया है। लेकिन आप लोग जब इस पर विचार करेंगे और सही से इसका अध्ययन करेंगे तो आपका एक किसी भी टॉपिक को सोचने का डायमेंशन अलग होगा, डिफरेंट होगा, और वो अगर विकसित हो जाता है तो आप बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, उसका जब मेन लिखेंगे, दैट मीन्स मुख्य परीक्षा लिखेंगे जो कि सब्जेक्टिव होता है, तो आपको फायदा होगा इन विचारों का अध्ययन करके। अंततः आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।